सरबराह हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी अहम मीटिंग बुलाई है। जिस वक्त नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई उस वक्त की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, और इसके अलावा दूसरी तरफ नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद भी इस पर एहतजाज हो रहा है। और क्या कुछ पाटिल ने कहा है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर, सबसे पहले उनका बयान सुनवाते हैं। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की एक बड़ी लिस्ट बनती है जो पढ़ते पढ़ते मुझे भी थकावट आती है। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और उस वक्त उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। और दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में हंगामी सूरत हाल है। कई जगहों पर एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है एनसीपी कारकुनान की तरफ से। एनसीपी का बड़ा चेहरा है, इसके अलावा काबीनी वजीर हैं नवाब मलिक, जिन पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के चलते ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर है नवाब मलिक और लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि ईडी दफ्तर के बाहर नवाब मलिक के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद है। नवाब मलिक ने दफ्तर से निकलते ही कहा था कि हम जीतेंगे, झुकेंगे नहीं। तो नवाब मलिक पर और चलिए बहुत जल्दी हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से सर्वेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं और बीजेपी तर्जुमान यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का इस्तकबाल है। सबसे पहले सर्वेश आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ चल रहा है? महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। जी बिल्कुल जी सर, जिस तरह से झटका आप बता रहे हैं बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र सरकार के लिए भी और एनसीपी के लिए भी। लेकिन जिस तरह से एक कद्दावर नेता है नवाब मलिक, कोई मामूली नेता नहीं है और कम जानकार भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पिछले 6-7 महीनों में जिस तरह से एक बड़े नेता के मामले से जुड़े मामले में समीर वानखेड़े को लेकर खुलासा किया, अन्य कई और खुलासे किए, उसको लेकर उन पर लगातार निगाह बनी हुई थी बीजेपी की भी और केंद्रीय एजेंसी को भी। नवाब मलिक खुद भी जानते थे, उन्होंने 2-4 बार ट्वीट भी किया था कि आज तड़के उनके घर पे ईडी का जो अधिकारी है वो आ सकते हैं। उन्होंने स्वागत करने की बात कही थी और आज वो चीज़ मुकम्मल नज़र आई। और जिस तरह से तस्वीरें हैं ये एनसीपी हेडक्वार्टर की हैं, बाहर तमाम कार्यकर्ता उनके लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग इस बात से चिंतित ज़रूर हैं लेकिन परेशान नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं नवाब मलिक कोई मामूली नेता नहीं है, जानकार है। और नवाब मलिक का जो अंदाज़ था बाहर निकलने का कि लड़ेंगे और जीतेंगे, तो वो ये चीज़ साफ बता रही थी कि वो जल्द से जल्द बाहर आने की उनकी संभावनाएं होती थी। अखिलेश जी हैं एनसीपी के नेता, उनसे बातचीत है। क्या कुछ लगता है पूरे मामले में, क्या कुछ कहना आपका? आप तो देख ही रहे हो किस प्रकार का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि जब केंद्र में उनकी सरकार नहीं आई और यहाँ पे इनकी सरकार नहीं आई महाराष्ट्र में, तो किस प्रकार की यंत्रणा ये दे रहे हैं यहाँ पे, आप तो देख ही रहे हो। और सबके ऊपर प्रताड़ित करके विजय दादा मोहिते पाटिल को ईडी का करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर देना, मधुकर पिचड़ को ईडी का डोज देके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेना, इस प्रकार के कई लोगों को आप जानते हैं, बहुत से नेता ऐसा थे जिसको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। आप लोग यहाँ कब तक रहेंगे मोर्चा संभाले हुए उनके समर्थन में? भाई हम लोग तो है ही यहाँ पे आए, नवाब भाई के समर्थन में सब जन है और यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे। अभी सब पूरे यहाँ पे है, नवाब भाई जब तक यहाँ थे तब तक हम लोग है ही यहाँ पे खड़े हैं। संघर्ष चालू रहेगा और आखिरी दम तक संघर्ष चालू रहेगा। सच्चाई की जीत होगी,
इतना हम कह सकते हैं। तो बड़ी तादाद में एनसीपी के जो लीडर है, एनसीपी के जो कारकुन है, वो एहतजाज कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी लगातार इस वक्त ईडी के दफ्तर के बाहर और एनसीपी का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए। दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ा भूचाल इसे माना जा रहा है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है इस गिरफ्तारी को लेकर शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, महाराष्ट्र में नवाब मलिक एक कदावर लीडर माने जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ हलचल है? देखिए, इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे यह मसला जो है काफी महत्वपूर्ण है और इस मामले में जो भी कार्रवाई हो रही है निश्चित तौर पे इन तमाम मामलों पर एक एक इनपुट्स की जानकारी ईडी मुख्यालय को बकायदा दिया जा रहा है। अगर पूरे इस मामले की बात करें तो ये मामला जो है जिस तरह से बकायदा इन्वेस्टिगेशन का है और इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पे इस मामले पर जो कई महत्वपूर्ण जो इनपुट्स मिले थे पिछले कुछ दिनों पहले जो छापेमारी के दौरान, उसी आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया और दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ जिस तरह से यूएपीए एक्ट के तहत बकायदा मामला दर्ज किया था, उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया और ईडी के इसी इन्वेस्टिगेशन में जब छापेमारी की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां, दस्तावेज, काफी पैसों का अवैध तौर पे लेन देन और संदिग्ध बैंकिंग ट्रांजैक्शंस से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए। उसी के आधार पर ईडी आगे तफ्तीश करना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी और उसी तफ्तीश के दौरान में जिस तरह से नवाब मलिक का नाम सामने आया, लिहाजा इस मामले पर नवाब मलिक को पहले भी नोटिस भेजा गया लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे और आज जब पूछताछ की प्रक्रिया के लिए उन्हें बुलाया गया तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से ईडी ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी की है, पीएमएलए एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के तहत जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। काफी अगर पुराने मामलों की अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं, चाहे बहुत बड़े ऐसे राजनेता भी हैं जिसकी गिरफ्तारी जब हुई उसको उनको जो है काफी अरसे के बाद, काफी समय के बाद जमानत मिला। तो पीएमएलए एक्ट की जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जल्दी जमानत नहीं मिलता है और इस मामले में जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक की, तो कहा जा सकता है कि नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि फिलहाल जमानत अभी नहीं मिलने वाला है। और इस मामले में से जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो इस मामले में कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जुड़े हुए कनेक्ट हैं और इसके साथ ही किस तरह से उन लोगों को मदद पहुंचाया जाता था राजनीतिक शह के माध्यम से, वो एक अलग माध्यम है जिसकी तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अवैध तौर पर अर्जित प्रॉपर्टी का कनेक्शन यह मामला सामने आया था, बिल्कुल बिल्कुल, यानी अभी तो गिरफ्तारी हुई और आगे भी मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि इस मामले में नवाब मलिक को फौरन जमानत ना मिले। शंकर आनंद, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। यासिर जिलानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी और एनसीपी और कांग्रेस और महाराष्ट्र की सरकार का यही कहना है कि बदले की सियासत सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, मरकजी सरकार, जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। देखिए अबू रेजा साहब, इससे पहले भी महाराष्ट्र के एक मंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है और उस वक्त भी यही सरकार जो साझे वाली सरकार है वहां पे महाराष्ट्र में यही बात कही गई थी। देशमुख साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो ये सेम लैंग्वेज बोला गया था कि ये बदले की भावना से गिरफ्तारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इस केस में कई दिनों से उन्हें लगातार पूछताछ के लिए कॉल हो रही थी लेकिन वो उसमें सहयोग नहीं दे रहे थे और आज जब हुई है तो बिना पुख्ता सबूत के ईडी आप भी जानते हैं कि कार्रवाई करती है और अगर आप कहीं उसमें इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, तो आपको उनके पूछताछ में सपोर्ट करना चाहिए था। अभी आपके जो रिपोर्टर हैं वो भी बता रहे थे कि बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको अभी भी अहंकार है कि वो मंत्री हैं और उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो जांच एजेंसी के पूछताछ में का साथ दें और इन्वॉल्वमेंट अगर है तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है
कि उनकी डायरेक्ट है। इकबाल कास्कर जो अभी 3-4 दिन पहले गिरफ्तार हुआ है, दाऊद इब्राहिम का जो कुख्यात गुर्गा है मुंबई में, और उनका भाई भी लगता है, उनके साथ जो लेन देन का मामला है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एजेंसी स्टैब्लिश करेगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए, और जब ये प्रोड्यूस होते हैं कोर्ट में, उसके बाद कहां इनके साथ क्या होता है फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो गिरफ्तारी हुई, और ये वहां की जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है महाराष्ट्र की, ये जग जाहिर है। और एक पूरी लिस्ट की जो बात हो रही है, और पहले भी गिरफ्तारी हुई है, उसमें ये दूसरा नाम है, अभी और भी लोग हो सकता है कि गिरफ्तार हो। चलिए सीधे मुंबई का रुख करेंगे। सर्वेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एनसीपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या उम्मीद लगती है कि अब शाम होने वाली है, नवाब मलिक को क्या जमानत मिल सकती है इस गिरफ्तारी में? देखिए, जिस तरह से पूरा मामला है उसमें जमानत मिलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन नवाब मलिक ने जो अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं ईडी के जरिए से और नवाब मलिक के करीबियों की तरफ से, कि जिस तरह के कुछ सवाल जो पूछे गए थे, जो एक्ट उन पर जिस मामले को लेकर पीएमएल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, उन सवालों को एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। तो इसी बात की अड़चन को लेकर ईडी ने ये अरेस्ट की है। अब कोर्ट में जिस तरह से मामला प्रोड्यूस होगा, उसके बाद नवाब मलिक का, हालांकि इसके पहले, इस गिरफ्तारी के पहले इसी मामले को लेकर नवाब मलिक ने जो पूरा बयान दिया था, जो सारे दस्तावेज मीडिया के सामने प्रोड्यूस किए थे उस जमीन को लेकर, वो दस्तावेज में उनका साफ कहना था कि वो जमीन उन्होंने पूरी तरह से लीगल रूप में खरीदी है, उसमें किसी भी तरह की हेरा फेरी या गैर कानूनी चीज़ बिल्कुल नहीं हुई है। तो वो अपनी बात पर उस समय भी अडिग थे, और जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बाहर निकलते समय ईडी के दफ्तर का था, मेडिकल ले जाते थे, वो कॉन्फिडेंस उस समय भी उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था। तो अब दो बातें हैं, या तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या तो फिर नवाब मलिक 100% अपनी बात पर सही साबित हों। तो अब तो ये कोर्ट तय करेगा कि किस तरह से नवाब मलिक का जो पक्ष रखने वाला जो एडवोकेट होगा, जो कानूनी सलाहकार होगा, वो किस तरह से अपना पक्ष रखता है, ईडी का जो सरकारी वकील होगा वो किस तरह से अपनी पक्ष रखता है। अब लड़ाई पूरी तरह से एक कानूनी स्तर पर शुरू होगी, लेकिन ईडी इस पूरे मामले में एक चीज़ जरूर करेगी, पूरी तरह से 101% वो कोशिश जरूर करेगी कि नवाब मलिक की कम से कम 3 से 5-6 दिन की कस्टडी लेकर उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करे। क्योंकि हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल नेता के तमाम एनसीपी के बड़े नेताओं के बाद गृहमंत्री ने भी बयान दे दिया है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से की जा रही है। तो कुछ और तमाम जनता है, तमाम सर्वेश, नवाब मलिक की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार के लिए, उद्धव सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। दिल्ली से ईडी की एक टीम आती है और नवाब मलिक को महाराष्ट्र में जाकर गिरफ्तार कर लेती है, तो यह उद्धव ठाकरे सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है गिरफ्तारी। देखिए, इसे अब बड़ा चैलेंज अब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे ये बड़ा चैलेंज है कि नहीं, क्योंकि आज सुबह ही संजय राउत ने जिस तरह से बयान दिया था कि अगर जिस तरह से कुछ तस्वीरें और आगे सामने आती हैं तो ईडी के अधिकारियों की तरफ भी उन्होंने उंगली उठाई थी कि उनके भी कई बड़े मामलों से की जानकारी उनके पास है, वो भी खुलासे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी कि किसके पास क्या सबूत है, किसके पास क्या कौन सा बड़ा खुलासा होने वाला है। तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे जब सामने आएंगी तब पता चलेगा कि सारा मामले का खेल क्या है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, वो राजनीति को लेकर कुछ अभी ऑन कैमरा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की अलग अलग, चाहे रेलवे हो, लोकल हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, तमाम जो आम पब्लिक जो कहती है उसमें साफ तस्वीरें यही झलकती है कि मौजूदा जो राजनीति है वो पहले की राजनीति नहीं रह गई। हालांकि एक दूसरे की बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं एक तरह से भूचाल सा आ गया है। एनसीपी और शरद पवार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, तो वहीं पर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने भी इमरजेंसी मीटिंग शाम 5 बजे बुलाई है। तो कुल मिलाकर सबकी नजरें इस वक्त महाराष्ट्र पर बदली हुई सियासत पर हैं, और जो सियासी भूचाल आया है इस गिरफ्तारी के बाद सबकी नजरें महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं। लगातार भी हम इस खबर पर बने रहेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुंबई से सर्वेश, दिल्ली से शंकर आनंद और इसके अलावा यासिर जिलानी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।